हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, अब आपकी एग्जाम्स खत्म हो चुकी है। जो क्लास 9th में थे वो होपफुली क्लास 10th में जा रहे होंगे। जो क्लास 10th में थे वो होपफुली क्लास 11th में जा रहे होंगे। जो क्लास 8th में थे वो अब आपकी जगह लेंगे, क्लास 9th में आएंगे। पर इस पूरी प्रोसेस के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा, खुद को जाना होगा। और क्लास 8 से क्लास 9th में आने के बाद आपको खुद के अंदर, अपने आसपास के इन्वायरमेंट के अंदर, सिलेबस के अंदर जो प्यारी पढ़ाई हुआ करती थी अब वो प्यारी नहीं लगने लगी होगी। कहीं ना कहीं आपको एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला होगा। जब आप क्लास 8 से क्लास 9th में आते हैं तो सिलेबस के लेवल पर, चीजों के लेवल पर, कॉन्सेप्ट के लेवल पर, थिंकिंग के लेवल पर आपसे एजुकेशन कुछ और डिमांड करती है। आपसे कॉम्पिटेंसी डिमांड करती है, आपसे डिमांड करती है कि आप सोचना शुरू करें। ये जरूर आपने बात फील की होगी कि यार 8 तक जो प्यारी प्यारी पढ़ाई चलती थी वो अब प्यारी प्यारी पढ़ाई नहीं रह गई है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हुआ है, उसमें थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हुई है। तो आज क्या मैं कोई आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आज हम बहुत एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं। अगर आप क्लास 9th में थे तो आपने ये एक फेज देखा कि किस तरह से चीजें आई हैं, क्या क्या चीजों की डिमांड हमसे थी। अगर आप क्लास 10th के अंदर थे तो जो मैथ्स का पेपर था वो अपने आप में इस बात को बयां कर रहा था कि आने वाले समय में चीजें किस तरह की हो सकती हैं। हाँ, हम इस बात के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं कि साइंस का पेपर वैसा नहीं आया। बट अगर आया हुआ होता तो हम क्या कर रहे होते? क्या हमने खुद को उन चीजों के अनुसार खुद को वैसे प्रिपेयर किया है? क्या आज भी हमने क्लास 9th में जो हमने पूरे साल भर पढ़ी उसके अंदर हमने उन सारी चीजों को टैकल किया, उन सारी चीजों को समझा जो एजुकेशन सिस्टम आपको समझाना चाह रहा था? नहीं, कहीं ना कहीं हमने बहुत खींची हुई पढ़ाई महसूस करी होगी। 9th के बच्चों के साथ समस्या इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी तक वो बहुत गोलू मोलू पढ़ाई करते हैं। क्लास 8 तक की पढ़ाई होती है बहुत गोलू मोलू वाली। क्लास 9 आपसे बहुत कुछ नई चीजें डिमांड करता है और उस नई डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको खुद के अंदर बहुत चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो आपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें पूरी क्लास 9th निकल गई होगी पर वो उस पेस को मैचअप नहीं कर पाए होंगे। क्लास 10th में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कुछ कुछ सेगमेंट के अंदर उस पेस को मैच नहीं कर पाए क्योंकि जो प्रॉब्लम 9th में थी वही 10th में लेकर गए। अब क्या होगा अगर आप वही प्रॉब्लम 9th में जो थे वो 10th में लेकर जाओगे तो आपकी जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो बेसिक बातें आपको सीखनी है वो 11th में भी जाएगी, वो 12th में भी जाएगी और आप वैसे की वैसे उनको आगे बढ़ाते चलेंगे। तो सर मुद्दा क्या है? मुद्दा सिर्फ इतना है दोस्त कि हमें जो एजुकेशन सिस्टम करवाना चाह रहा है क्या हम उस बात को समझ रहे हैं? अभी तक हमने जैसे पढ़ाई की ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि 9th क्लास से पहले बच्चे को पढ़ना भी सिखाना जरूरी होता है। वो बैठता भी नहीं है पढ़ने के लिए, वो बैठ भी नहीं पाता पढ़ने के लिए। तो कई बार टीचरों की ये मजबूरी होती है, क्लासेस में जो कोचिंग्स लेते हैं उनकी मजबूरी होती है कि उसको उस तरह से पढ़ा जाए कि एटलीस्ट उसकी सिटिंग बने, एटलीस्ट वो किताबों से रूबरू होने की कोशिश करे। लेकिन जब आप क्लास 9, 10, 11, 12 में बढ़ जाते हैं तब सब्जेक्ट, तब क्लासेस आपसे कुछ डिफरेंट डिमांड करती है और अगर आपने उस डिमांड के अनुसार खुद को एडजस्ट नहीं किया तो दोस्त आप में और एजुकेशन के अंदर हमेशा एक लैग देखने मिलेगा। आप हमेशा उस सिस्टम का पीछा करेंगे, आप हमेशा वो गलतियां समझने की कोशिश करेंगे पर आप समझ नहीं पाएंगे। तो आज की हमारी क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है? आज की हमारी क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो चेंज एजुकेशन सिस्टम हमसे डिमांड करता है बड़ी क्लासेस के अंदर, छोटी क्लासेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास 8 से नीचे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास 8 तक मैंने जैसे बताया गोलू मोलू पढ़ाई होती है और उस पढ़ाई को बच्चे को बिठाने के लिए उस तरह से पढ़ाई करवाना जरूरी है। बट क्लास 9th एंड 12 और इवन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की जो पढ़ाई आपसे डिमांड करती है उसकी क्या नीड है, उसमें कैसे खुद को ढालना है, वो हमें समझना होगा। तो आज हम वही बात समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि आज तक हम क्या गलती करते आए हैं। क्योंकि हर वो व्यक्ति सुधार तभी ला पाता है जब उसे पता होता है कि सुधार कहां करना है, कि समस्या क्या है। अगर उसे समस्या ही नहीं पता होगी तो मुश्किल है कि वो उस दिशा में सुधार करे। तो पहले हम ये समझते हैं, आज का जो लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंदर आप ये जानेंगे कि आज तक, अभी तक आप क्या गलती करते आए हैं। गलती नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बोलूंगा कि अभी तक जो हमारा तरीका था उस तरीके में क्या प्रॉब्लम थी,
और आने वाले समय में वो तरीके में क्या बदलाव की आवश्यकता है। किसी भी लेवल पर अगर आप पढ़ाई करते हैं, किसी भी तरीके से आप पढ़ाई करते हैं, तो वो गलती तो नहीं मानी जाती। गलती इसलिए नहीं मानी जाती, गलती वो होती है जिससे किसी की हानि हो, किसी का नुकसान हो। अगर आप जनरल वे में भी पढ़ते हो तो इससे किसी की हानि, किसी का नुकसान नहीं है, इसलिए गलती नहीं है मेरे दोस्त, ये गलती बिल्कुल नहीं है। ये इसलिए है कि समय तब आपको ऐसे डिमांड करवाना चाह रहा था पढ़ाने के लिए, लेकिन अब समय आपको कुछ और डिमांड करवा रहा है पढ़ाने के लिए। तो देखते हैं हमने पहले किस तरीके से हम पढ़ते थे, किन चीजों पे हम ध्यान देते थे, और अब हमें कैसे समझना है। तो आइए इस लेक्चर के अंदर पहले हम ये समझते हैं कि अभी तक हम क्या करते आए हैं, किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है, अभी तक हमने क्या क्या बातों को फॉलो किया है, किस किस तरह से हम चलते रहे हैं, और क्या कारण रहे हैं जिनके कारण आज हमको अलग अलग कैटेगरीज देखने मिलती है स्टूडेंट्स की। कोई बहुत अच्छा पढ़ता है, कोई कमजोर पढ़ता है, कोई अच्छा पढ़ता है, कोई बहुत प्रयास करता है तो भी नहीं पढ़ पाता सही से, किसी को बहुत ढूंढने के बाद भी अपनी गलतियां नहीं मालूम पड़ती। तो ये क्या कारण है, क्या हम अभी तक फॉलो करते आए हैं जिनके कारण ये कैटेगरीज बनी है, पहले हमें ये समझना होगा। एक बार हम हमारी सारी गलतियों को देख लेंगे, हमारे सारे तरीकों को समझ लेंगे, फिर हम अगले लेक्चर के अंदर जो चेंज सीबीएसई, जो चेंज एजुकेशन, जो चेंज आपका सिलेबस आपसे डिमांड कर रहा है, उसके लिए किस तरह से पढ़ाई की जाती है वो समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले लेक्चर को, जिसमें हम ये बात समझते हैं कि अभी तक हमने क्या किया। ठीक है, तो यही बढ़िया सुंदर सा आपको बादल दिख रहा होगा, और उस बादल के अंदर बढ़िया से देखो शानदार ड्राइंग में चकाचक करके लाया है तुम्हारा भाई, सिर्फ ये समझाने के लिए कि अभी तक आप क्या गलती करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि अभी तक हमने क्या किया है, तो आप सब इस बात से कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे। सबसे पहली बात जो हमने देखी है कि हम आंसर याद करते आए दोस्त। ठीक है, हमने क्या कोशिश करी है कि हम आंसर को क्या करें, आंसर याद करते आए। ये प्रोसेस हमने फॉलो किया आज तक। क्या करना है सर, कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, किताब लो आंसर याद करो, किताब लो आंसर याद करो, जल्दी से 2 पेज सुनाओ और घर जाओ, जल्दी से 2 पेज सुनाओ और घर जाओ। हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर आंसर याद करना ही एजुकेशन हो चुका है, जबकि ये मेथड हमें चेंज करनी होगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमने इस आंसर की भाषा को भी चेंज करना नहीं उचित समझा। तो इस आंसर की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को भी हम एज इट इज याद रखते हैं, एज इट इज याद रखते हैं। ये हमारी दूसरी गलती होगी, क्योंकि लैंग्वेज के नंबर भी काट लिए जाते हैं। जैसा लिखा है अगर वैसा की वैसा कॉपी में नहीं मिला तो नंबर काट लिए जाते हैं। बच्चा अपनी तरफ से कुछ नया करने की कोशिश करे तो शायद नंबर काट लिए जाते हैं। तो गलती हमने ये करी कि हमने पहले तो वो आंसर याद किया, फिर उस आंसर को ऐसे की ऐसे ही लिखने की कोशिश करी। ठीक है, अब तीसरी चीज, हमने उस लैंग्वेज को फॉलो करने के बाद उस आंसर को वापस इमेजिन करने की कोशिश करी कि क्या वो आंसर उस कॉपी के अंदर कैसा लिखा हुआ था। फॉर एन एग्जाम्पल, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन कंप्यूटर, तो आप क्या करते हैं, रेदर देन कंप्यूटर के बारे में सोचना, रेदर देन उसकी यूजफुल एप्लीकेशंस के बारे में सोचना, अलग अलग उसके उपयोगों को सोचकर खुद से कुछ एक फ्रेम करके आंसर बनाने की जगह आप किताब के अंदर उस इमेजिनेशन पर जाते हैं कि यार ऊपर उस लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ था, और उस इमेजिनेशन को आप कॉपी पेस्ट करते हैं। तो तीसरी चीज जो आप करते आ रहे हैं वो करते आ रहे हैं कि उस इमेजिनेशन को आप क्या करते आ रहे हैं, इमेजिनेशन का आप कॉपी पेस्ट करते आए हैं दोस्त, कॉपी एंड पेस्ट। तभी देखना कभी भी, रेदर देन आपने ये अप्रोच नहीं सीखी कि यार दोस्त अगर मुझे कोई चीज नहीं आती है, मैं अपने लेवल पर सोचकर उसका क्या निकाल सकता हूं। अगर अभी तक आपने ये जो वे अपनाया है, इसमें आपने सिर्फ यही किया है कि अगर आपको क्वेश्चन पढ़ा है आपने और अगर आपको उसका आंसर याद है तो आपने कर दिया, नहीं याद है तो आपने उस पर जरा भी सोचने की, जरा भी एफर्ट लगाने के कोई प्रयास नहीं किए। इसलिए नहीं किए क्योंकि आपकी आदत है सिर्फ सोच के वही लिख देना, और ये सबसे बहुत 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 ज्यादा खराब स्थिति है। ठीक है, चौथा, पूरे अभी तक के आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपका जो गोल रहा है वो रहा है सिलेबस कंप्लीशन, सिलेबस कंप्लीशन। ठीक है, सिलेबस कंप्लीशन आपका एकमात्र ऑब्जेक्टिव रहा है, कैसे तैसे सिलेबस निपटाना है, जैसे तैसे सिलेबस करके खत्म करना है। इंग्लिश फटाफट पढ़ ली, सिलेबस खत्म कर लिया, साइंस में जो चैप्टर है फटाफट पढ़ लिए, सिलेबस खत्म कर लिया। आपके अंदर सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, उस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद फटाफट जो क्वेश्चंस दिए वो क्वेश्चंस करके आपको आगे बढ़ना है।
यही हमारा अभी तक का ऑब्जेक्टिव। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये ऑब्जेक्टिव, ये तरीके गलत है, मैं बिल्कुल भी इन तरीकों को गलत नहीं साबित कर रहा। हर एज ग्रुप के अंदर एजुकेशन कुछ ना कुछ तरीकों की डिमांड करती है। किसी पार्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर जब बच्चे छोटे होते हैं, जब 8 से या उससे नीचे बच्चे होते हैं, तो उन्हें समझाने के लिए, उन्हें बिठाने के लिए, उन्हें एजुकेशन की आदत डालने के लिए आपको इन तरीकों का उपयोग करना होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन जब एक बच्चा बड़ी क्लासेस के अंदर बढ़ता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन्हें बताएं कि जिन तरीकों से आज तक आप पढ़ते आ रहे हैं, उन तरीकों में अब आने वाले समय में कुछ चेंजेस की जरूरत पड़ेगी दोस्त। और अगर वो चेंजेस हम नहीं लाएंगे तो आज के इस कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर 125 करोड़ देश की जनसंख्या के अंदर जो 125 से लगभग 140 के आसपास पहुंच गई है, वहां पर सरवाइव करना, वहां पर भीड़ में अलग दिखना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप एजुकेशन को सिर्फ एक जंग समझ लेंगे। तो वो जंग, वो अलगाव, वो सेपरेशन आपके बीच में ना दिखे, इसके लिए जरूरी है कि समय के साथ आप उन तरीकों में भी चेंज लाएं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने अभी तक फियर के कारण पढ़ाई करी है। फियर इज अ सोर्स ऑफ स्टडी। आज तक फियर इज सोर्स ऑफ स्टडी। किसका फियर? या तो अपने पिताजी का फियर, या अपनी माताजी का फियर, या स्कूल में अपने दोस्तों के बीच अच्छे नंबर ना ले पाने का फियर, क्योंकि वो देखेगी उसके मुझसे नंबर कम आए, कौन फोन लगा रहा है इतने इंपॉर्टेंट विषय के टाइम, वो देखेगी उसके मेरे से अच्छे नंबर नहीं आए हैं, उसके मुझसे अच्छे नंबर नहीं आए हैं, मतलब मेरे उससे अच्छे नंबर नहीं आए हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, मेरा दोस्त जो है वो तो अच्छा पढ़ लेता है, और उसकी मम्मी मेरी मम्मी से बात करेगी तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। या फिर कोचिंग वाले सर घर पे आके बोलेंगे तो शायद माता पिता 2-3 लगा दे, इस बात का डर है। क्लास में अच्छे ना दिख पाओ, क्लास में अच्छे से लोग आपको ना डील करें, आपको वैसी इज्जत ना मिले, बाहुबली टाइप, इस बात का डर है। आप कहीं ना कहीं अभी तक छड़ी के डर से पढ़ते हुए आए दोस्त, और हमको अब इंटरेस्ट से पढ़ने की जरूरत है। डर से पढ़ने वाले समय को हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप डर से पढ़ने की आदत नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप खुद का दिमाग लगाना शुरू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको खुद का दिमाग लगाना है तो आपको एक टाइगर देखा है आपने दोस्त, किसी भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एक टाइगर देखना, वो अपने हिसाब से चलता है। जंगल के अंदर वो अपनी राहें खुद बनाता है, वो खुद डिसाइड करता है मुझे किस तरफ जाना है, वो खुद डिसाइड करता है कि मुझे कहाँ से पानी पीना है, किसका शिकार करना है, वो खुद अपने रास्ते निकालता है। जबकि शेर जब या टाइगर जब किसी पिंजरे में बंद होता है तो वो करता है जो उसका मालिक कहता है। क्यों? क्योंकि उसे डर है, खाने ना मिलने का डर, ठीक है, परेशानी हो जाने का डर, अलग अलग तरह के डर है। तब वो जंगल का राजा नहीं बन पाता, बिल्कुल नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि उसने अभी तक डर को छोड़कर जिंदादिली नहीं दिखाई है। और अब हमारे पास ये समय है कि हम वो जिंदादिली दिखाएं। ठीक है, अब हमें जरूरत है कि हम वो शिफ्ट करें। ठीक है, खुद को अकॉर्डिंगली ढालें, और ढालने के लिए क्या है, ये चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो सिलेबस कंप्लीशन का आपका डर है, अब फोन इतने लगा रहे हैं लोग, इतना इंपॉर्टेंट विषय चल रहा है, फोन पे फोन किसका आ रहा है स्कूल में, 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये 5 आपके मेन कारण हुए। साइलेंट हो गया, अब नहीं बजेगा। ठीक, छठी बात, इस पूरी प्रोसेस में आपने करा क्या? जब आप पढ़ने का माहौल बनाते गए, ना तो आप खेले, ना आप कूदे, ना आपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया, ना आपने कोई अच्छी एक्टिविटी में रोल लिया, ना कहीं आपने ओवरऑल डेवलपमेंट में रोल लिया, ना आपने स्किल पर ध्यान दिया, ना आपने खुद के शौक पर ध्यान दिया, बस आपने एक माहौल बना के रखा। ठीक है, तो आपने क्या माहौल क्रिएट करके रखा, माहौल बहुत क्रिएट किया आपने, माहौल बहुत क्रिएट किया। इतने माहौल होने के बावजूद भी आउटपुट जो है वो आउटपुट कैसा रहा, बहुत कम। हर बार आपने कहा यहाँ नहीं जाना यार पढ़ना है, वहां नहीं जाना यार पढ़ना है, ये नहीं करना है वो पढ़ना है, पढ़ेंगे क्या होगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, नहीं। अरे भाई पढ़, तू मत पढ़ कोई बात नहीं, जहां जा रहा है वो काम अच्छे से कर ले, बट तू माहौल मत क्रिएट कर। वहां चले जाऊंगा तो नंबर कम हो जाएंगे, शादी में 2 दिन चले गया तो चले गया, उस बात को कवर करने के लिए कोई एफर्ट नहीं, बट उसका माहौल बहुत ज्यादा है, अरे चला गया तो छूट गया। जो चीज छूटी है वो लास्ट के अंत तक छूटी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके एफर्ट जो है वो एफर्ट कम रहते हैं, और एफर्ट की जगह आपका माहौल जो है वो क्या रहता है, माहौल चीजों का बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, माहौल बहुत ज्यादा रहता है, एफर्ट बहुत कम रहता है। कोचिंग गए,
कोचिंग के बाद स्कूल गए, सुबह स्कूल से आए कोचिंग गए, कोचिंग से आए कोचिंग पे जो सर ने समझाने की कोशिश करी नहीं समझा, स्कूल में जो समझाने की कोशिश करी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं है खुद को अकॉर्डिंगली ढालने का। ये दिमाग में था कि यार पढ़ना है, रट के आगे बढ़ना है, समझने से क्या करना, ठीक है, रेशनल थिंकिंग डेवलप करने से क्या करना, कुछ नहीं, आए हैं बैठे हैं निकल जाएंगे, जिस दिन एग्जाम का टाइम आएगा उस दिन लास्ट में देख लेंगे, घुमा लेंगे, जो जो बनेगा बन जाएगा। समझ में आया? तो हमने चीजों को लास्ट टाइम पर बहुत छोड़ा है, लास्ट टाइम प्रिपरेशन पर हम बहुत रिलाइज किया है, लास्ट टाइम प्रिपरेशन जो है ये हमने इस पे बहुत रिलाई किया। हालांकि लास्ट टाइम प्रिपरेशन डेवलप करना भी अपने आप में स्किल है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो इंजीनियर होंगे, अगर बड़े आपके माता पिता अगर वो मेरी बात सुन रहे होंगे तो मेरी बात से अच्छे से कनेक्ट करेंगे। लोग लास्ट टाइम पढ़ के पूरी इंजीनियरिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो ये अपने आप में एक स्किल है। बट मुद्दा ये है कि आज हम कहाँ जा रहे हैं और हमें देश को कहाँ ले जाना है, ठीक है। ये स्किल अपनी जगह बरकरार है। जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंचोगे तो आप अपने आप इस बात को प्रूव करोगे कि वो स्किल बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन अभी जब हमारा पूरा आसपास का एनवायरनमेंट हमसे ये डिमांड कर रहा है कि यार आप पढ़ो और ऐसा पढ़ो जिसमें माहौल क्रिएट कम हो, ठीक है, जिसमें आपके पढ़ने का इन्वायरमेंट में आवाजें ज्यादा ना निकले, लेकिन इनपुट भी कम रहे, इनपुट भी ज्यादा रहे, और इनपुट के साथ साथ आपका आउटपुट ज्यादा निकले। माहौल बनाने से ज्यादा आउटपुट ज्यादा निकले। रेदर देन ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, कुछ नहीं, सिंपल रखो चीजों को। हमने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो लास्ट आखिरी बात जो आ रही, मतलब नेक्स्ट बात जो आ रही है वो आ रहा है कि हमने चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है, रेदर देन सिंपल रखने की जगह। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, जो आपको ढंग से करने की जरूरत थी और अभी तक आप ये फॉलो करते हैं। किसी भी एक प्रोसेस को आपने कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। तो इनकम्प्लीशन ऑफ एवरीथिंग, हर चीज को आप इनकम्प्लीट ही रखते आए, ठीक है। जो मैंने बात बताई, ना ढंग से खेले, ना ढंग से कूदे, ना कोई स्किल डेवलप करी, ना कोई शादी में गए मामा की, तो गुलाब जामुन खाते खाते भी ये याद आ रहा है कि यार पढ़ना है, पढ़ने बैठे तो ये याद आ रहा है कि खेलना है, खेलने बैठे तो ये बताए कि नाचने जाना है, नाचने जा रहे थे तो ये पता लगा कि यार मम्मी चिल्लाई, कहीं जहां आपका ध्यान होना था वहां आपका ध्यान नहीं आया। और इसका ये कारण, एकमात्र कारण है कि आपने एजुकेशन को अभी तक सिर्फ खींचने के पीछे, ढर्रे के पीछे, सिर्फ कहीं ना कहीं डर, कहीं ना कहीं चिंता, कहीं ना कहीं सिलेबस कंप्लीशन को एजुकेशन समझा है, रेदर देन इंटरेस्ट, रेदर देन डेवलपमेंट, रेदर देन थिंकिंग, रेदर देन खुशी, रेदर देन कुछ ना कुछ सीखने की एक जो फीलिंग होती है, उस फीलिंग को डेवलप नहीं किया। यही कारण है कि आपने खुद के तरीकों को नहीं बदला, ठीक है। ठीक है सर, ये तो बात आपने बता दी कि हमने आज तक ऐसे पढ़ा, हमने सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दिया, कॉपी पेस्ट लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया, आंसर याद किया, फियर से हमने पढ़ाई करी, ये बातें सारी सही है। तो एक सेकंड के लिए मैं साइड में हट जाता हूँ, किसी को इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना भाई, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है, आगे पढ़ते हैं, समझ में आते हैं क्या होता है, ठीक है। अब अभी तक जो हम करके आए, देख लिया आपने, अभी तक हम आए कि इस पूरी प्रॉब्लम, इस जितने भी हमने मेथड अभी तक यूज करी, जो छोटी क्लासेस के लिए मैं बार बार बोलते आया हूँ, कुछ एक पर्टिकुलर बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है, इवन छोटी क्लासेस के लिए नहीं। एक चीज होती है एटीट्यूड, एक चीज होती है एप्टीट्यूड। जब मैं आपसे विस्तार में कभी किसी विषय पर चर्चा कर रहा हूँ, शायद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं एटीट्यूड और एप्टीट्यूड की बात करूंगा सेपरेटली, तो हम जानेंगे क्या एटीट्यूड होता है और क्या एप्टीट्यूड होता है। तो सर अभी इतना आपने लोड दे दिया, ऐसा लग रहा है कि जीवन के जो 8-9 साल हम स्कूल गए वो सब हमने कचरा कर दिया। ये आपने जो बात बताई है, इससे ऐसा लग रहा है कि हमने आज तक कुछ करा ही नहीं बेटा, तू बहुत बच्चा बढ़िया है, तू बहुत बच्चा बढ़िया है, बहुत मस्त बच्चा बढ़िया है, ठीक है, बच्चा बढ़िया, बढ़िया बच्चा नहीं, तू है बच्चा बढ़िया, तू बहुत बच्चा बढ़िया है। लेकिन समस्या क्या है बेटा, तुझे आगे परेशानी ना हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तूने अच्छी पढ़ाई नहीं करी, बिल्कुल नहीं कह रहा कि अभी तक तूने जो किया वो सब बर्बाद है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तूने अभी तक तेरे स्तर पर जो भी किया ना मेरे दोस्त, वो बहुत अच्छा किया है, ठीक है। तूने 70 नंबर लाए, 80 नंबर लाए, 90 नंबर लाए, 100 नंबर लाए, बहुत अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं है। तुझे जितना मैनेज हुआ तुमने किया, क्योंकि तुझ पे लोड भी कितना है, तुझे स्कूल जाना है, फिर तुझे कोचिंग जाना है, फिर तुझे पढ़ना है, छोटी सी नन्ही सी तू जान है, थक लग जाती है। बट तूने जितना तेरे से हुआ, और तेरे लिए जब समय की डिमांड ये थी तब तूने ये किया, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, और तूने बहुत अच्छा किया। क्यों अच्छा किया? आज तुझे सिर्फ इस मेथड के कारण आज तुझे जीवन के बेसिक्स के बारे में पता है।
तुझे पता है व्हाट इज एनवायरनमेंट क्या होता है, तुझे पता है लाइट क्या होती है, तुझे पता है फैन कैसे काम करता है, तुझे पता, ये बेसिक जो बातें हैं जो तुझे ऐसे ही पढ़ाई जा सकती थी। ऐसा कभी नहीं होता कि हम तुम्हें उठाते और ये बोलते कि बेटा आप इधर आओ, सोचना शुरू कर दो, साइंस से प्रेम करना शुरू कर दो। ऐसा कभी नहीं होता। ये जो मेथड, इसलिए मैं बोलता हूँ ये मेथड कभी गलत नहीं है, ये मेथड सही है, लेकिन एक समय तक सही है। एक समय बाद जब ये मेथड में इंसान वेल डेवलप हो जाता है तो उसको कुछ ना कुछ चेंजेस की जरूरत है, क्योंकि सिलेबस चेंज है, एग्जाम की डिमांड अलग है, और आगे कॉम्पिटिटिवनेस रेशनल अप्रोच के लिए चीजों की डिमांड अलग है। तो हमें उस डिमांड की तरफ शिफ्ट होना है। इस अप्रोच से अभी तक आपने जो किया है ना बेटा, बहुत बेस्ट किया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन मेरे आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आप खुद को अब आने वाले समय के अनुसार बदलो, क्योंकि इस मेथड से अभी तक तो सही हुआ, अभी तक आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन इस मेथड से क्या आपको नुकसान हुए? देखो, नुकसान नहीं हुए। अगर आप इसी मेथड को आगे बड़ी क्लासेस के अंदर भी कंटिन्यू करोगे तो उसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं। अगर आप खुद को समय के अनुसार नहीं चेंज करोगे तो उसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं। पहला नेगेटिव इंपैक्ट ये हो सकता है कि आपके अंदर रेशनल अप्रोच डेवलप नहीं होगी। रेशनल अप्रोच नहीं होगी। रेशनल अप्रोच मतलब सर, किसी भी थ्योरी, किसी भी कंसेप्ट, किसी भी सब्जेक्ट के प्रति जो आपको तर्क वितर्क, फॉर एन एग्जांपल जेनजी भाषा तर्क वितर्क शायद ना समझे, किसी भी सब्जेक्ट के प्रोस एंड कॉन समझना, किसी भी सब्जेक्ट में डूज एंड डोंट समझना, किसी भी सब्जेक्ट में क्या करना है क्या नहीं करना है समझना, और किसी भी सब्जेक्ट के क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाई इज एग्रीकल्चरल लैंड इज गेटिंग इज डिक्रीजिंग डे बाय डे इन इंडिया, क्यों एग्रीकल्चर लैंड जो है वो डे बाय डे इंडिया में डिक्रीज हो रहा है। पर चूंकि अभी तक आपने जो माइंडसेट से पढ़ाई करी उसमें जो किताब में 5 पॉइंट लिखे थे शायद आप वही सोचते हैं, पर अगर आप नए वे से नए अप्रोचेस को फॉलो करेंगे तो आप एग्रीकल्चर लैंड क्यों डिक्रीज हुआ इसके खुद से कुछ रीजंस निकालेंगे। और जब आप खुद से कुछ रीजंस निकालते हैं, खुद के एनालिसिस से कुछ रीजंस निकालते हैं, उस अप्रोच को आप बोलते हो रेशनल अप्रोच, यानी आप करते हो तर्क, आप करते हो वितर्क। अच्छा सर मैंने ये पॉइंट दिया तो इसके क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप ये सब करके बहुत महान बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन जब आप 9th 10th 11th 12th समय के साथ बढ़ोगे तो आपकी रेशनल अप्रोच और मजबूत होती चलेगी, आपकी रेशनल अप्रोच में और सुधार आता चलेगा, और आप वो क्रिएट करोगे जो सिलेबस, जो एजुकेशन सिस्टम, जो देश आपसे डिमांड कर रहा है। तो उसकी शुरुआत कहां से होगी? उसकी शुरुआत इस लेक्चर से होगी मेरे दोस्त। अभी तक नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, सोचना शुरू करने की प्रोसेस को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक बार रैशनल अप्रोच आपकी डेवलप होगी तो आप जब इस प्रॉब्लम्स जो रैशनल अप्रोच डेवलप होगी तो आप चीजों के अंदर प्रॉब्लम निकालेंगे। जब आप प्रॉब्लम निकालेंगे तो आप ये देखने में आएगा कि यार हमारे जो बेसिक्स हैं वो बेसिक्स क्लियर नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल जब 10th के अंदर एक बच्चा लाइट चैप्टर के सवाल करता है तो उसको एलसीएम, कितने ही बच्चों को मैंने देखा जिनकी एलसीएम भी क्लियर नहीं थे, लेकिन जिस दिन उसने लाइट चैप्टर पढ़ा तो उसको ये समझ में आया कि पहले मुझे एलसीएम से ही करना होंगे तब जाके मुझे लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। तो जब आप रेशनल अप्रोच रखते हो तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करते हो। क्या डेवलप करते हो? प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करते हो। इस प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप होने से जिस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो उन्हीं क्वेश्चंस का नाम है दोस्त कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। और हर एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जो आधार है, हर एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के सॉल्व करने की जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग शुरू होती है बेसिक के क्लियरेंस से। कहां से शुरू होती है? बेसिक के क्लियरेंस से। ठीक है, क्लियरेंस से। अगर आप ये वाली मेथड जो अभी तक आप यूज करते आए हो, ना तो आपकी रेशनल अप्रोच डेवलप होगी, ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप होगा, ना आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर पाओगे, ना आपके बेसिक क्लियर होंगे। बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगी, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड डेवलप नहीं होगा। फिर क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा। आपका प्रेशर जो है वो बढ़ता चलेगा। क्या बढ़ता चलेगा? प्रेशर बढ़ता चलेगा। ठीक है, और आपका आउटपुट जो है ना दोस्त, आपका आउटपुट होता चलेगा कम। आपका आउटपुट होता चलेगा
कम। आप सेल्फ अवेयर भी नहीं हो पाओगे, सेल्फ अवेयर भी नहीं हो पाओगे, ठीक है, आप सेल्फ अवेयर भी नहीं होगे। सेल्फ अवेयर का मतलब क्या? जब आप किसी प्रोसेस में इस जंग में लग जाते हो कि यार मुझसे तो हो ही नहीं रहा, यार मुझसे तो हो ही नहीं रहा, यार मुझसे तो हो ही नहीं रहा, रेदर देन मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, ये दो अलग अलग बातें। जब आपका ध्यान इस बात पे होता है कि मुझसे तो हो ही नहीं रहा, रेदर देन आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि मुझे करना क्या चाहिए, तब आप खुद के ऊपर से आपका ध्यान हटाते चलते हो, तब आप सेल्फ अवेयरनेस हटाते चलते हो, तब आप ये भूल जाते हो कि मैं क्या कर सकता हूं। एक बार आप आपके लाइफ से मैं क्या कर सकता हूं अपनी शक्तियों को बोलने लगते हो, तब आप ये सारी चीजें जो कर सकते थे आप ये सब करना भूल जाते हो। धीरे 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 आप उन कैटेगरीज के अंदर शिफ्ट हो जाते हो जो कि बहुत हताश हो जाती है, ठीक है, जो प्रयास नहीं कर पाती। तो जरूरी क्या है भाई, सिंपल सी बात है कि अप्रोच हमें बदलना होगी। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें होती है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी क्लासेस शिफ्ट होंगी, मान लीजिए अभी आप थे 9th क्लास के अंदर, ठीक है, 9th क्लास के अंदर, और चूंकि 9th क्लास के अंदर आपने ये अप्रोचेस से तो पढ़ाई नहीं करी, तो आपको निश्चित 100% मैं कह सकता हूं आपको मैथमेटिक्स का डर लगेगा क्लास 10th की, आपको फिजिक्स का डर लगेगा क्लास 10th की, क्योंकि बायोलॉजी हमें लगता है कि पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत कंसेप्ट है, केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ में आ जाती है। इसका मतलब अगर आपने खुद को चेंज नहीं किया तो होगा क्या, होगा ये कि जो हायर क्लासेस में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका अपनी रेलेवेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ लिविंग के बारे में पढ़ाता है, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट जो कि कोर कॉम्पिटेंसी, कोर थिंकिंग, कोर रैशनलिज्म को डेवलप करती है, आपका वो सब्जेक्ट भी खुलने लग जाएगा, क्योंकि आपको डर बढ़ेगा कि यार मुझसे तो 9th में नहीं हुआ था, पता नहीं 10th में कैसे होगा। तो हायर क्लासेस के अंदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का फियर जो है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का फियर आपके जहन के अंदर बढ़ने लगेगा। आपके अंदर खुद को लेके प्रिजुडिसेस जो है वो प्रिजुडिसेस बढ़ने लगेंगे। प्रिजुडिसेस मतलब मैं बताता हूं, चूंकि मैं खुद ऑफलाइन पढ़ाता हूं, ऑनलाइन पढ़ाता हूं, तो अपने एक्सपीरियंसेस से ये बातें मैं कह रहा हूं दोस्त, अपने टीचिंग फील्ड के एक्सपीरियंसेस से, साथ ही साथ एज ए स्टूडेंट जो मैंने जिया है आज तक, इन दोनों फील्ड के एक्सपीरियंसेस से मैं आपसे बातें कर रहा हूं। जब आप इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं तो आप प्रिजुडिसेस रखने लगते हैं। प्रिजुडिसेस मतलब, प्रिजुडिसेस सर मुझसे फिजिक्स तो कभी होती ही नहीं, सर मुझसे मैथ्स तो कभी होती ही नहीं, रेदर देन अप्रोच क्या होना था, अप्रोच होना था कि फिजिक्स के बेसिक्स तो मैं क्लियर करूं, ठीक है, फिजिक्स के अंदर मूलभूत बात है उसको तो मैं क्लियर करूं, थ्योरी क्या है वो तो मैं क्लियर करूं। ये सब क्या अप्रोच होंगे पढ़ने के, हम ये सेपरेट वीडियो के अंदर जानेंगे। आज हम क्या देख रहे हैं, आज हम ये देख रहे हैं दोस्त, आज हम सिर्फ तेरी बात कर रहे हैं, आज हम सिर्फ तुम्हारी बात कर रहे हैं, और आपकी बात इसलिए कर रहे हैं मेरे दोस्त क्योंकि आज तक आप समझ रहे हो कि मेरी गलती है, मुझसे नहीं हो पाता। आपने आज तक खुद को बहुत ब्लेम कर लिया कि मुझसे फिजिक्स नहीं हो पाती, मुझसे मैथ्स नहीं हो पाती, मुझसे अच्छे सवाल नहीं हो पाते, मुझसे कैलकुलेशंस नहीं हो पाते, मुझसे ये नहीं हो पाता, मुझसे वो नहीं पाता। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। आप एज ए ह्यूमन सब कुछ करने के कैपेबल हो मेरे दोस्त, सब कुछ करने के कैपेबल हो। आप वो सारी कैलकुलेशंस कर सकते हो, आप वो सारी फिजिक्स के सवाल कर सकते हो, सारी मैथमेटिक्स के सवाल कर सकते हो। बस समस्या ये है कि आज तक जो आपने अप्रोच यूज करी वो अप्रोच बहुत अलग है, और अब जो हमें अप्रोच यूज करनी है वो अप्रोच बहुत अलग है, ठीक है। समय के साथ बस आपको उस अप्रोच पे ध्यान देना है, रेदर देन इस बात पे ध्यान देना है कि मुझसे तो नहीं हो पाता, मुझसे नहीं होता। अप्रोच क्या होगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रॉपर पूरी अप्रोच समझेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में पढ़ना कैसे है, पढ़ाई होगी कैसे। आज हम क्या समझ रहे हैं, अभी तक जो चीजें हुई वो क्यों हुई और उसमें क्या कैसे सुधार लाया जाएगा। सुधार लाने के लिए हमें वो लूपहोल्स को समझना होगा, तो हम वो लूपहोल्स ही समझ रहे हैं कि इस तरह से अगर आप पढ़ाई करोगे तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्रिएट होगी, वो उस चीज का नाम है कैटेगरीज। क्या नाम है उनका, कैटेगरीज। व्हाट इज कैटेगरीज सर, ठीक है। इस मेथड से क्रिएट होती है कैटेगरीज। प्रिजुडिसेस बढ़ते हैं, फियर बढ़ता है, सेल्फ अवेयरनेस कम होती है, आउटपुट कम होती है। ये अभी तक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इस मेथड के कारण होते हैं, ठीक है। ये देखो ठीक है, ये देखो ठीक, चलो ये वाली प्रॉब्लम्स आपके अंदर आपको देखने। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और ये मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट दोस्त, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट कभी आप इस तरह के अप्रोच से नहीं सीख पाते। मैनेजमेंट मतलब क्या, कब खेलना है, कितना खेलना है, कितना दोस्त के साथ खीखी करना है, समझ में आया, कहाँ खेलना है, ठीक, कितना पढ़ना है,
क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कितना पढ़ना है, क्योंकि आज आपके पास डाटा पर्याप्त है, भर भर के डाटा है। एक गूगल सर्च करोगे 100 क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे, 5 क्वेश्चन करने जाओगे, बट आपके लिए रेलेवेंट कितना है, ठीक है, कितना करोगे तब संतुष्टि होगी, ठीक है, कितना करने के लिए मुझे नेसेसरी है। आज मेरी जो क्लास है वो मेरे लिए कितना नेसेसरी है, कितना करना, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा से बिलीव करता आया हूँ दोस्त, हमेशा से 92% करना और दिन भर पढ़ते रहना, माहौल बनाते रहना, 95% करना, दिन भर पढ़ते रहना, माहौल बनाते रहना, वर्थलेस है, वर्थलेस वर्थलेस वर्थलेस। रेदर देन आप 85 लाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप 80 लाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट क्या आपने इम्पैक्टफुल 80 लाए हैं? क्या आपने जो 80% लाए हैं उसका इम्पैक्ट रहा है? ठीक है, आपने 100 हथौड़ी मारकर 95% लाए हैं या आपने 10 हथौड़ी मारकर 82% लाए हैं? इस दोनों में इम्पैक्ट का फर्क है, इंटेंट का फर्क है, ठीक है। हार्ड वर्क करके 95% से अच्छा स्मार्ट वर्क करके 85% है, 85 यानी 85% है, ठीक है। और हार्ड वर्क करके 95 से अच्छे स्मार्ट वर्क के 85 है। क्यों है 85 अच्छे? क्योंकि उसके अंदर आप हर तरह से मैनेजमेंट कर पा रहे होंगे, क्योंकि उसके अंदर आप नेसेसरी चीजें कर पा रहे होंगे, आपके दोस्त, आपकी स्टूडेंट लाइफ आप जी पाए होंगे, आपके परिवार फैमिली को आप टाइम दे पा रहे होंगे, आपने एजुकेशन को नंबरों के अंदर कैलकुलेट नहीं किया होगा, ठीक है, आपने खेला होगा, आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम किया होगा, आपने स्पीच दी होगी, आपने डिबेट दिया होगा, आपने डांस किया होगा, आपने ड्रामा किया होगा, आपने स्किट की होगी, आपने स्कूल लाइफ जी होगी, आपने सब जिया होगा, आपने देखा होगा कि लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, लोगों का नेचर क्या होता है, लोग कहाँ चालबाजी करते हैं, लोग कहाँ करते हैं, ये सारी चीजें सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये सारी चीजें इस तरह से नहीं, इस तरह से आप सारी चीजें बिगाड़ देते हो ना, तो आपका स्टूडेंट लाइफ का मैनेजमेंट अच्छा हो पाता है और ना ही आपके नंबर अच्छे हो पाते हैं, क्योंकि माहौल और प्रोसेस आपने इस तरह की यूज कर ली है कि आप बस लग जाओगे एक रोबोट की तरह चीजों को कंप्लीट करने में, आपका ध्यान किस तरफ नहीं होगा, किसी भी तरफ नहीं होगा। जब आप रेशनल अप्रोच अपनाते हो किसी एक साइड, तो रेशनल अप्रोच लाइफ के हर पर्सपेक्टिव में यूज होती है। अगर आप मैथमेटिक्स में रेशनल अप्रोच अपनाते हो तो आप आपके घर जाकर जब किसी एक सब्जेक्ट पर डिस्कशन हो रहा होगा तो आप आपके माता पिता के सामने कुछ ऐसा पॉइंट रखोगे, नेचुरली रखोगे। क्यों? क्योंकि आपने आपके ब्रेन को वो रेशनल अप्रोच पैदा करने की आदत डाली है। अपने आप आपके अंदर वो पॉइंट निकलेगा कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, ठीक है। तब आपसे लोग जुड़ना पसंद करेंगे, तब आपसे लोग बात करना पसंद करेंगे कि ये जो व्यक्ति बात रखता है इसमें कुछ दम होता है। और आपको मैनेजमेंट से आएगा कॉन्फिडेंस, मैनेजमेंट से आपको आएगा कॉन्फिडेंस। बहुत अच्छी एक बात बताता हूँ, क्योंकि आज समय कितना हुआ है मैं देख लेता हूँ एक सेकंड के लिए, 32 मिनट ज्यादा तो नहीं हुआ है। एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। मेरी क्लास में 2 बच्चे हैं, अभी 10th में थे इस साल वो, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। मैं बहुत प्रभावित हुआ ये जानकर, पढ़ते बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि खराब, बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। अभी 70+ नंबर आ रहे हैं दोनों के साइंस में 80 में से। इतना अच्छा मुझे एक कंसेप्ट लगा 10th क्लास के अंदर, उन्होंने ये कराया कि PS5 जो आप गेम खेलते हो ना, प्ले स्टेशन, पढ़ते अच्छा है, अपने नंबर अच्छे आते हैं, जो उनको काम दिया वो काम करते हैं। उसके बाद उन्होंने अपना एक स्टार्टअप डेवलप किया। कैसा स्टार्टअप डेवलप किया कि उन्होंने प्ले स्टेशन खरीदा। उस प्ले स्टेशन को, हमारे जहां हम रहते हैं छोटा सा शहर है, तो वहां पर वो उसको रेंट से देते हैं, एक दिन के 500 रुपीज लेते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने दिमाग लगाया, कितना अच्छा सुंदर दिमाग है, ठीक है। इससे उनकी पूरा एजुकेशन खर्चा निकल जाता है। रोज कोई ना कोई उनका प्ले स्टेशन मांग लेता है, घर जाके उसको सेटअप कर देते हैं। खुद लीगल एक फॉर्म बनवा लिया है कि अगर ये डैमेज हुआ तो इसकी जवाबदारी उसकी रहेगी जिसके घर पे सेटअप लग रहा है, ठीक है। जाते हैं, लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, उससे पैसे लेते हैं, रेंट लेके आ जाते हैं। क्योंकि लीगल काम भी किया है तो उसमें कोई खराब भी नहीं कर सकता, और आराम से उनका इतना अच्छा खर्चा निकलता है। सोचिए आप, इस छोटी उम्र के अंदर पढ़ने के साथ साथ वो ये चीज भी सोच पा रहे हैं। तो हमें ये सारी चीजें सोचनी है, ठीक है। इसलिए मैं मानता हूं कि पढ़ पढ़ के 78 80 में से 79 नंबर लाना, 80 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। रेदर देन आप ऐसी सारी चीजें करके, इसको कहते हैं मैनेजमेंट, सारी चीजें करके आप 70 नंबर लाओ, 65 नंबर लाओ, 72 नंबर लाओ, ओवरऑल डेवलपमेंट करो आप खुद का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्त। तो हमें जो है मैनेजमेंट, अगर आप इस तरह की प्रोसेस को यूज करते हो तो मैनेजमेंट जो है वो आपका बिगड़ जाता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नई अप्रोच। ये रेशनल अप्रोच जो है कहीं ना कहीं ये न्यू थिंकिंग से भी जुड़ी है। किससे जुड़ी है दोस्त? ये आपकी जुड़ी है न्यू थिंकिंग से, ये आपकी जुड़ी है न्यू थिंकिंग से। तो न्यू थिंकिंग भी आपकी नहीं आ पाती। किसी भी जगह पर नए कुछ निकाल के लाना, नया कुछ क्रिएट कर देना, वो नया कुछ क्रिएट हो ही नहीं पाता। इसलिए नहीं क्रिएट हो पाता क्योंकि आपने आपके ब्रेन को उस मोड पे डाला ही नहीं है जिस मोड पे उसे डल जाना चाहिए था, ठीक है। पर कोई चिंता की बात नहीं, आप मुझसे जुड़े रहिए। हम सीखेंगे कि हमें कैसे वो मैनेजमेंट सीखना है, कैसे वो अप्रोच डेवलप करनी है कि हमें इतना दिया है, हम उतना पढ़ना है,
किस तरह से पढ़ना है, कैसे उस प्रोसेस को फॉलो करना है, उसके बाद निश्चिंत हो जाना है। सारी चीजें अपने आप चलेगी, फिर सारा चीजें ऑन ट्रैक चलेगी, बस कंसिस्टेंसी अपने आप डेवलप होगी, हम सीखेंगे उस बात को। मेरी बात मानिए, ये जो लेक्चर है दोस्त, ये लेक्चर बिल्कुल भी इसलिए नहीं है कि आप पे कोई प्रेशर क्रिएट करना है, ठीक है। ये लेक्चर सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं जब बच्चा था, मतलब स्टूडेंट लाइफ के अंदर में जब पढ़ता था, तब मुझे समझ में नहीं आता था कि पढ़ाई की क्या रेलेवेंसी है, क्यों पढ़ते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता था। संयोग से ऐसा सोचने वाला आदमी एक मास्टर बन गया। क्यों पढ़ते हैं लोग, क्या होगा पढ़ने से, और पढ़ के कहाँ जाना चाहते हैं, ये सारी बातें आपस में कनेक्टेड है। कब, जब हम आने वाली वीडियोस के अंदर ये बात जानेंगे, मोस्ट प्रोबेबली अगली वीडियो के अंदर हम उस अप्रोच को समझेंगे कि पढ़ना कैसे है। आज हम फ्लॉस को समझ रहे हैं, उस अप्रोच को समझेंगे कि पढ़ना कैसे। तब मैं आपको ये बातें बताऊंगा कि क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस पढ़ने से होगा क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रहते दिन पढ़ना पढ़ना पढ़ना, एक दिशा में जा रहे हैं, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, ठीक है भाई, ठीक है, अच्छा है। कहाँ जाएंगे, इस अप्रोच से हम कहाँ जाएंगे, वो अप्रोच हमें चेंज करना है। क्या इस अप्रोच से कुछ फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो हमें समझना है। क्या इस अप्रोच से प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा, टेंशन तो नहीं बढ़ रही, वो हमें चेंज करना है, और उसी के लिए हम बैठे। तो मैं खुद को भी बहुत ग्रेटफुल समझ रहा हूँ कि मैं आपके साथ ये बातें, जो मैंने समय के साथ, आज देखो बाल जा रहे हैं, दाढ़ी ऐसी बड़ी बड़ी सी हो गई है। ठीक है, कोई देख अलग नहीं रहा मुझे इस बुढ़ापे में, ठीक, शादी वादी मेरी हो नहीं रही। ठीक है, तो बचता क्या है, इतने समय इतना लग गया, इतना टाइम लग गया इस बात को समझने के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि आप छोटी उम्र के अंदर इन चीजों को समझें। ठीक, एक बार आप इन चीजों से अवेयर हो जाएंगे ना, तो समय के साथ आप खुद उस लेवल को टच करेंगे जहां मैं तक भी नहीं पहुंचा हूं। ये आपका खुद का इंटरनल एनर्जी आपको वहां तक लेके जाएगी, बट आप पहले अवेयर हो जाइए सिस्टम से। वो हम अगले लेक्चर के अंदर समझेंगे प्रोसेस क्या है, अभी हम समझ रहे हैं क्या कंसेप्ट है। तो मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बताई कि जब आप ये चीज फॉलो करते हो तो स्टूडेंट की कैटेगरीज बनने लगती है। क्या बनने लगती है, कैटेगरीज बनने लगती है। क्या, कैसी होती है कैटेगरीज, कैटेगरीज बन जाती है, यस, हाँ, ठीक है, कैटेगरीज बन जाती है। ये है अपना भाई, ठीक है, अभी ये देखो हंस रहा है कि रो रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। तो कैटेगरीज बन जाती है, हाँ, कैटेगरीज बन जाती है। किससे बन जाती है कैटेगरीज, ये अप्रोच से, जिस अप्रोच से हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये नहीं भाई ओ भाई, ये वाला, इस अप्रोच से जो हम पढ़ते आ रहे हैं, इस अप्रोच से पढ़ने के कारण कैटेगरीज बन जाती है। और ये आपने फील किया होगा, कैटेगरीज बन जाती है। देखो बेटा, कैटेगरीज दो लेवल पे बनेगी। एक कैटेगरी का लेवल होगा परसेंटेज बेसिस पे। क्या है, परसेंटेज बेसिस, परसेंटेज बेसिस की एक कैटेगरी है, ठीक है। और एक कैटेगरी जो है स्टूडेंट्स की आपको देखने मिलेगी सब्जेक्ट बेसिस पे, ठीक है, सब्जेक्ट बेसिस पे, जहां मैं पढ़ाता हूं, जहां मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं। ये खुद मेरे एक्सपीरियंसेस की बातें हैं कि मैंने देखी है कैटेगरीज बनते हुए। 5 कैटेगरीज आपको परसेंटेज बेसिस पे बनती हुई दिखेगी। 5 कैटेगरीज। जो ए कैटेगरी के लोग हैं, जो ए कैटेगरी के लोग हैं, वो ए कैटेगरी के लोग क्लास के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं हो पाते। वो सिर्फ क्लास के अंदर बैठने आते हैं, किसी ना किसी फियर, किसी ना किसी डर, अपने भाई के डर, अपनी बहन के डर, अपनी मम्मी के डर, पापा के डर। उन्होंने पढ़ने को ना कभी समझा है, ना कभी इंटरेस्ट लिया। वो पूरे साल क्लास के पीछे बैठेंगे, समझेंगे, देखेंगे, जो होगा समझेंगे नहीं, बातें करा करेंगे, कुछ भी अपना करा करेंगे, अपनी मस्ती में रहेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, ही वो करते रहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि जिस कमरे में हम बैठे हैं, जिस व्यक्ति के सामने हम बैठे हैं, वहां बैठने की क्या इंपॉर्टेंस है और यहां से हम कहां तक का सफर तय कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहले कैटेगरी के लोग हैं वो फियर ओरिएंटेड लोग हैं, फियर ओरिएंटेड हैं। और ये फियर ओरिएंटेड लोग, ठीक है, क्लास लेवल पर ही इंटरेक्शन छोड़ देते हैं। क्लास लेवल पर इंटरेक्शन इनका खत्म हो जाता है। कोई क्लास लेवल पर इनका इंटरेक्शन ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ये प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो शायद पढ़ना तो खुद चाहते हैं, ठीक है, दूसरी कैटेगरी के लोग पढ़ना कुछ चाहते हैं, इनका अपना कुछ एम है, ठीक है। इन लोगों का अपना एम भी नहीं होता, क्या बनना है, कैसे बनना है, क्लियर नहीं है। अगर पढ़ाई नहीं भी करनी, मैं मानता हूं बिल्कुल जरूरी नहीं है इस देश के अंदर पढ़ना। बहुत महान महान लोग हैं बेटा, जिन्होंने पढ़ के नहीं उखाड़ा, जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में कुछ करके उखाड़ा है। अगर आपको लगता है किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ के कि यार मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो करना है, तो आप बिल्कुल वो करो, ठीक है। लेकिन जब आप किसी एक एटमॉस्फेयर के अंदर बैठे हो जहां गिव एंड टेक चल रहा है, ठीक है, टीचर भी आपसे सीखता है, आप टीचर से सीखते हो, जहां वो बातें चल रही है जो आपकी लाइफ के बेसिक्स के लिए बहुत जरूरी है, तो आप एटलीस्ट वो तो समझो।
ठीक है, चाहे आपके नंबर किताबों पे उतना अच्छे ना आए, रिपोर्ट कार्ड के अंदर ना आए, बट क्या आप उस प्रोसेस को समझ रहे हो, क्या वैल्यू एडिशन की तरफ ध्यान दे रहे हो, चाहे आपको स्पोर्ट्समैन क्यों ना बनना हो, चाहे आपको खिलाड़ी क्यों ना बनना हो, चाहे आपको किसी और फील्ड में नाम क्यों ना, डेली फुर्सत में आप करो, ठीक है, बिल्कुल आप करो, बिल्कुल पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी की भी चीज के ऊपर, किसी गेम के ऊपर, जिम के ऊपर, स्पोर्ट के ऊपर, क्रिकेट के ऊपर पढ़ाई नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर आप खेल भी रहे हो और छोटी क्लासेस के अंदर हो, अगर आप बेसिक एजुकेशन से भी अवेयर रहोगे तो भी आपको अपनी फील्ड में भी काम मिलेगा। ये रैशनलिज्म, ये नई अप्रोच, ठीक है, सोचने के तरीके आपको अपनी फील्ड में भी काम में देंगे। तो आप एजुकेशन को इसलिए मत पढ़ो कि मुझे न्यूटन्स के 3 लॉ याद करने, रेदर देन अच्छा उसने कुछ नहीं था तो ये क्रिएट कर दिया, मैं अपनी फील्ड में क्या कुछ नया क्रिएट कर सकता हूँ, ये अप्रोच डेवलप करने के लिए करो, ठीक है। तो ए कैटेगरी के लोग जो फियर ओरिएंटेड होते हैं, क्लास लेवल पे इनका इंटरेक्शन हो जाता है। ए बी कैटेगरी के लोग जिनका एम तो होता है बट ये इनकंसिस्टेंट होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा, इनको थ्योरी बहुत समझ में आ जाती है, थ्योरी थोड़ी समझ में आ जाती है, बट ना तो ये रिवाइज करते हैं, ना ये इतने सीरियस होते हैं, इतने सीरियस भी ये नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है। इंटेंट दिखता है, पर इंटेंट दिखता है सिर्फ एग्जाम टाइम पे, इंटेंट दिखता है सिर्फ एग्जाम टाइम पे, बाकी ये सब मस्त रहते हैं, बाकी कैसे रहते हैं, मस्त रहते हैं, बाकी इनको कोई फर्क नहीं, बाकी चिल करते रहते हैं, क्योंकि ये उस सीरियसनेस को बहुत लेट समझते हैं, जब तक मामला अपने हाथ से जा चुका होता है, बहुत सारा क्लास के अंदर लॉस हो चुका होता है, तब जाके उस सीरियसनेस को समझते हैं। तो तीसरी कैटेगरी के लोग हमारे पास ये हैं। अब बी दूसरी कैटेगरी के लोग हमारे पास ये हैं। सी कैटेगरी के लोग हमारे पास हैं, मतलब सी कैटेगरी के लोग नहीं है, तीसरे टाइप के लोग स्टूडेंट जो हमें देखने को मिलते हैं, जिनका एम भी क्लियर है, ठीक है, इनके पास एम भी है, ठीक है, इनका क्लास कंसिस्टेंसी भी होती है, थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी भी होती है इनकी, थोड़ी बहुत, ठीक है, कंसिस्टेंसी भी होती है, बट ये कनेक्ट नहीं कर पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते, क्या पता क्यों, इनको कुछ एक बेसिक थ्योरी तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है, इन्हें बेसिक थ्योरी क्लियर हो जाएगी, इन्हें बेसिक थ्योरी क्लियर हो जाएगी, बट जहां भी नई चीज आ जाएगी तो वहां नई चीज के अंदर, न्यू चीजों के अंदर ये मामला गड़बड़ा कर देंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने F इक्वल टू MA पर इनको सवाल कराया, या आपने 2 + 3 = 5 बोला तो ये कर लेंगे, लेकिन अगर आपने इनको बोला कि 3 5 को लाने के और क्या 2-3 तरीके हो सकते हैं 2 और 3 के साथ, ठीक है, चाहे भले प्लस माइनस कुछ भी करके आपको लाना हो, ठीक है, तो और क्या तरीके हो सकते हैं, या फिर अगर मैं आपको और इजी तरीके से अगर मैं समझाऊं आपको, तो ये वो बच्चे हैं जैसे अगर आपने इनको पार्टिकुलर फॉर्मूला दिया, क्या ये 2 वैल्यू है, इन 2 वैल्यू को पुट करोगे, जैसे A और B है, ठीक है, A है और B है, इससे आपको C मिल जाएगा। अगर आपको फॉर्मूले के अंदर A दिया है, B दिया है, C मिल जाएगा। अगर आपने गलती से C दे दिया और इनसे पूछ लिया कि आपके पास B और C है, क्या आप A को ढूंढ पाओगे? तो इस जगह पर चूंकि बेसिक अप्रोच का एम भी है, कंसिस्टेंसी भी है, बस इस समस्या है कि अगर आपने थोड़ा सा भी चीजों को घुमाया ना तो इनको लगता है कि यार नहीं, मामला खराब हो गया, हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। ये वो बच्चे हैं, लेकिन इनके पास एम है, इनके पास कंसिस्टेंसी है, कनेक्ट भी कर लेते हैं, बेसिक थ्योरी भी इनकी बन जाती है, बस जहां नई चीज आती है, जहां नई चीजें पकड़नी है, वहां नई चीजें नहीं पकड़ पाते, ठीक है। नई चीजों में खुद को ऐसा महसूस करते हैं यार ये तो पता नहीं क्या चीज होगी। चौथे कैटेगरी के लोग जो है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मुझे पूरा ये भरोसा है कि आप अपने आप को किसी न किसी कैटेगरी के अंदर तो सेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये मेरा अनुभव है बेटा, मैं बात हवा में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अपने कुछ सालों के अनुभव से मैं बात कर रहा हूँ कि एजुकेशन में पढ़ना और पढ़ाना, ठीक है, उससे क्या क्रिएट हो रहा है। अभी मैं आपको हेंस प्रूव कर दूंगा इनके नंबर के बेसिस पे, क्यों मैंने यहाँ लिखा है परसेंटेज बेसिस पे ये 5 लोग क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। चौथी कैटेगरी के लोग हैं जो जिनके पास एम बहुत अच्छा है, ठीक है, जो कंसिस्टेंट भी है, ठीक है, उसके बाद ये कनेक्ट भी अच्छा करते हैं, ठीक है, एक हद तक ये नई चीजें भी अपना लेते हैं, ठीक है। बस इनके साथ समस्या ये है कि इनके ऊपर कोई एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जिससे ये कंटिन्यूअसली कंपटीशन के अंदर लगे हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर ग्रुप को इन्होंने एक टारगेट बना दिया है, मान लो ये वो ग्रुप है जो क्लास में सेकंड थर्ड आते हैं और इन्होंने खुद को बना लिया है कि मुझे फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, ठीक है। तो ये भाग रहे हैं सिर्फ फर्स्ट आने के पीछे, ठीक है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन ओरिएंटेड पब्लिक है, कंपैरिजन ओरिएंटेड लोग हैं, कंपैरिजन ओरिएंटेड, ठीक है, कंपैरिजन ओरिएंटेड। और इस कंपैरिजन ओरिएंटेड ये इसलिए है कि दूसरे व्यक्ति ने अगर वो क्वेश्चन, जो ये क्लास ई लेवल के लोग हैं, अगर ये उस क्वेश्चन को कर लेते और ये भी कर लेते तो ये क्वेश्चन,
पर अगर वो कर लेते हैं और ये नहीं कर पाते ठीक है, तब ये दुखी है। रेदर देन मैं खुद से कुछ क्रिएट करूं और मैं ही निकाल के लाऊं, ठीक है, तब भी इनके नंबर अच्छा आते हैं, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे वहां तक पहुंचना है। रेस में लगे हुए लोग हैं, ठीक है, रेस में लगे हुए लोग हैं, और उतना इफेक्टिव प्रोसेस को समझने की जगह सिर्फ कंपटीशन को बना लेते हैं, वहां पहुंचने की जिद को बना लेते हैं, ठीक है। उस लेवल के रेशनल अप्रोच को डेवलप नहीं कर पाते, तो हाई रेशनल तो नहीं होते हैं, हाई कॉम्पिटेंसी इनकी कम होती है, हाई कॉम्पिटेंसी नहीं होती इनकी, लेकिन एवरेज कॉम्पिटेंसी इनकी होती है। एवरेज कॉम्पिटेंसी मतलब एक अच्छे लेवल के सवाल को तो ये समझ लेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को तो ये देख लेंगे, कर लेंगे, बट बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को ये नहीं समझ पाएंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को ये नहीं डील कर पाएंगे। इनको लगेगा यार ये तो नहीं हो पाया, पता नहीं हो गया। दूसरी चीज, जो क्लास सी कैटेगरी और डी कैटेगरी के लोग जो है, सी कैटेगरी, इनके साथ लैंग्वेज बहुत बड़ा इशू फंस जाती है, ठीक है। ये चीजों के अंदर लैंग्वेज जो बताना चाह रही है, क्वेश्चन जो बताना चाह रही है, वो डिकोड करने की बजाय ये इस बात में लग जाते हैं कि क्या कह रहा है फटाफट लेके लिखे कर दूं, जबकि ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है। बहुत बार सी कैटेगरी और डी कैटेगरी के लोगों के अंदर मुझे देखने को मिलता है कि जो इन्हें आता है वो बोल के निकल जाते हैं फटाफट, क्या ये मुझे आता है, रेदर देन पूछा क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है। मैं मान रहा हूँ फोटोसिंथेसिस से अगर क्वेश्चन आया और तुमने फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखा है, गुड, बट क्या फोटोसिंथेसिस ये पूछा है कि फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन प्रूव, पर तुमने तो लिख दिया फोटोसिंथेसिस के बारे में, समझ में आया। तो लैंग्वेज इस कैटेगरी के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वही ये कारण बनता है कि हाई कॉम्पिटेंसी या वेरी हाई कॉम्पिटेंसी को अचीव नहीं कर पाते। और लास्ट लेवल के जो लोग होते हैं, ई लेवल के लोग, ये जाने अनजाने, आई डोंट नो, ये जान के करते हैं, आई डोंट नो, ये अनजाने में करते हैं, बट इनका एम भी क्लियर होता है, ठीक है, ये कंसिस्टेंट भी होते हैं, ये कनेक्ट भी करते हैं, ये नई चीजों को अप्रोच भी कर लेते हैं, वेरी हाई कॉम्पिटेंसी को भी ये करने का अप्रोच रखते हैं, बट मुझे इस कैटेगरी के अंदर एक समस्या लग रही है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क में इन्वॉल्व हो जाती है, रेदर देन स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क ना कर चूंकि इनको नया नया शौक चढ़ा होता है पढ़ने का, तो पढ़ने में इतना मशगूल हो जाते हैं कि बाकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मैनेजमेंट की मैंने बात करी, नंबर के लेवल पे तो नंबर बहुत अच्छा आएंगे, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड एकदम सुनहरे अक्षरों के अंदर सजा होगा, ठीक है, जहां बना था रिपोर्ट कार्ड ऐसा सजा होगा कि पूछो मत। बट समस्या ये है कि जब आपसे दूसरे विषयों पर बात की जाती है, पर्सनालिटी के लेवल पर बात की जाती है, नेचर के लेवल पर बात की जाती है, तब ये बच्चा फंसने लगता है, ठीक है। तो रिपोर्ट कार्ड अच्छा है, बट स्मार्ट बहुत हार्ड वर्क करके बहुत किताबें 10 जगह से क्वेश्चन कर लिए, 5 जगह से क्वेश्चन कर लिए, इसका भी पढ़ लिया, उसका भी पढ़ लिया, नंबर लाने की रेस में लगे हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में। बट इस तरह का पढ़ना भी मुझे कहीं बार डराता है, इसलिए डराता है कि ये जो आपके अंदर आग है, ये नई आग कितने दिन चलेगी, आई डोंट नो, ठीक है, कितने दिन चलेगी, क्या ये बहुत जल के एकदम बुझ जाएगी, या ये स्लोली जलेगी। हम क्या चाहते हैं, आग कंसिस्टेंट हो, ठीक है, एनर्जी कंसिस्टेंट हो, कम हो, धीरे धीरे अपनी ले पकड़े, पर रेगुलरिटी से हो, लंबे समय तक चले, रेदर देन बहुत भपक के जली, आपको बहुत इंटरेस्ट आया, फिर एकदम सब बुझ गया, ठीक है, एकदम आपने कोई दुकान पे आपने छोटी सी आपने दुकान डाल ली, आप टॉपर थे क्लास के, आपके 10-12 के अंदर परसेंटेज 95-99 थे, फिर आपने एक दुकान पकड़ गए, उसको ना तो बड़ा क्रिएट किया, ठीक है, ना आपने लोगों से डील करने की एफिशिएंसी डेवलप करी, ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया, सिर्फ रिपोर्ट कार्ड तक ही सीमित रहे। हाँ, लेकिन इसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने, या तो उन्हें पता होता है, किसी का गाइडेंस मिला होता है, उनके घर के अंदर इन्वायरमेंट वैसा होता है, जो भी चीजें होती है, मैनेजमेंट भी अच्छा कर लेते हैं, पर्सनालिटी के लेवल पे भी स्ट्रांग होते हैं, प्लस एक्यूरेसी भी दिखा लेते हैं, शायद 95% ना लाए, लेकिन 88, 90, 85% लाके ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल पर्सनालिटी को अचीव करते हैं, सुख दुख समझते हैं, बात करते हैं, विचारों को समझते हैं, देश दुनिया समझते हैं, वो कैटेगरी जीतती है दोस्त। और हमें उसी तरफ बढ़ना है जहां से सब चीजें अचीव हो जाएगी। चिंता तो नहीं आ रही? देखो अब इन 6 कैटेगरी के अंदर, इन 5 कैटेगरी के अंदर ए बी सी डी ई, अब आपके परसेंटेज देख लो, यहाँ पे परसेंटेज आपको मिल जाएंगे 50% के आसपास का ग्रुप है, ये आपको ग्रुप मिल जाएगा 60% के आसपास का ग्रुप, ये आपको ग्रुप मिल जाएगा 70% के आसपास का ग्रुप, ये आपको ग्रुप मिल जाएगा 80% के आसपास का ग्रुप, और ये आपको मिल जाएगा 90% प्लस के आसपास का ग्रुप। देख लो, ठीक है, देख लो, यही ग्रुप आपको देखने को मिलता है।
और दूसरा जो सब्जेक्ट बेसिस पे कैटेगरीज बनी है, उस सब्जेक्ट बेसिस में 2-3 तरह के सब्जेक्ट की कैटेगरीज जो आपको सामने दिखती है। पहली, कुछ एक लोग होते हैं जिनसे फिजिक्स बन जाती है, कुछ एक लोग होते हैं जिनसे मैथमेटिक्स बन जाती है, कुछ एक लोग होते हैं जिनसे केमिस्ट्री बनती है, और कुछ एक लोग होते हैं जिनसे मात्र बायोलॉजी बनती है। ठीक है, फिर उसी बेसिस पे आप आपके सब्जेक्ट ले लेते हैं 11th-12th के अंदर। जबकि अगर आप बिना कुछ सोचे समझे, सिर्फ आपने आपके मन मस्तिष्क के अंदर ही बनाया है कि मुझसे तो फिजिक्स नहीं हो पाती, कि मुझसे तो केमिस्ट्री हो जाती है, मुझसे तो बायोलॉजी हो जाती है, मुझसे तो मैथ्स नहीं हो पाती, मैं तो मैथ्स ले लूंगी, मैं तो मैथ्स ले लूंगा, ये कर लूंगा। रेदर देन क्या होना था, आप उस अप्रोच को तो पकड़ो। ठीक है, आप अप्रोच को एक बार मेहनत तो करके देखो, उस अप्रोच के अकॉर्डिंग उस प्रोसेस को फॉलो तो करके देखो। कुछ माथापच्ची नहीं है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। हम अगली वीडियो के अंदर उसकी पूरी बात करेंगे। आज आप मेरी बेसिक बातें समझिए, लूप होल समझिए। एक बार आप लूप होल से अवेयर हुए, क्या करना है वो आप यूं समझ जाएंगे। लेकिन आप डायरेक्ट उस प्रोसेस पे चले गए, क्या करना है, लूप होल समझे ही नहीं, अभी तक क्या कर रहे हैं समझे ही नहीं, तो फिर ये समझना मुश्किल है। तो हम क्या गलती कर देते हैं कि हमको पता ही नहीं होता, क्योंकि अभी तक हमने हमारे पोटेंशियल को उस प्रोसेस से टेस्ट ही नहीं किया। बस हमने ये क्रिएट कर लिया कि मुझसे फिजिक्स नहीं होती, मुझसे मैथ्स नहीं होती, मुझसे बायोलॉजी हो जाती है, मुझसे केमिस्ट्री नहीं होती। ठीक है, हमने उसके लिए एफर्ट नहीं किए। क्या प्रोसेस फॉलो होगी, प्रोसेस फॉलो नहीं किए। हाँ, अगर वो प्रोसेस फॉलो करने के बाद, वो एफर्ट करने के बाद भी नहीं होते, तो ये एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का खेल है, वो हम बात करेंगे। ठीक है, बट अगर आपने प्रोसेस फॉलो करी तो इसके बहुत चांसेस है। ठीक है, 100 में से 80-90 बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रोसेस करने के बाद, 100 में से 80-90 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 10 नहीं हो पाते, 80-90 बच्चे होते हैं। और इस ग्रुप के सारे लोग ऑलमोस्ट हो जाते हैं, सी, डी और ई। ठीक है, इवन बी के भी। वो प्रोसेस फॉलो करने के बाद आप ये देखने को आपको मिलता है कि आप हर फील्ड में फिर करने लगते हैं। ठीक है, आप अगर आपने वो पूरी शिद्दत से, ठीक है, पूरी मेहनत से और पूरी लगन से उन बातों को फॉलो किया है, तो उसके बाद नहीं होता, इसका मतलब वो आपका नेचुरल इंटरेस्ट है कि मुझे बायो लेना है, मुझे फिजिक्स लेना है, मैथ्स लेना है। ठीक है दोस्त, बट एक बार अपने उस पोटेंशियल को चेक तो करो। कैसे करोगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। समझ में आई बात? चलिए दोस्त, समझ में आई बात? तो ये है हमारा यहाँ इम्पैक्ट क्या हुआ इस पूरी प्रक्रिया का। इम्पैक्ट क्या हुआ इस पूरी प्रक्रिया का? इम्पैक्ट ये हुआ मेरे दोस्त कि हमने नहीं सीखा कम्युनिकेशन। हमने क्या नहीं सीखा? कम्युनिकेशन नहीं सीखा। हमने क्या नहीं सीखा? कम्युनिकेशन नहीं सीखा। कम्युनिकेशन नहीं सीखा। किसी भी व्यक्ति को उसके नॉलेज को टेस्ट करने का किसी भी व्यक्ति को उसके नॉलेज को टेस्ट करने का, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को उसके नॉलेज को टेस्ट करने का जो एकमात्र तरीका है, वो है या तो कम्युनिकेशन या है राइटिंग। अगर आप सेम अप्रोच से रटा पढ़ा सुनाया सिर्फ ये ऑब्जेक्ट रखोगे, ना तो आप कम्युनिकेशन सीख पाओगे, ना आप राइटिंग स्किल सीख पाओगे। ठीक है, ना आप क्या सीख पाओगे? राइटिंग। क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल बोर्ड्स का पेपर देते हो, आपने कितना पढ़ा ये मैटर नहीं करता, आपकी किताब कितना बोल रही है, आपने जो लिखा वो कितना बोल रहा है, उसमें कितना वजन है, वो वजन मैटर करता है। और हम क्या करते हैं? राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस नहीं करते, हम सीधे चले जाते हैं पेपर लिखने, पढ़ते हैं पढ़ते पढ़ते और लिखने आते हैं पेपर। जबकि हमें सोचना चाहिए कि जो पूरे साल हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और लिखेंगे बोर्ड्स के अंदर, हम लिख के बताएंगे उसको। ठीक है, तो हम लिखने पे तो फोकस करें, पूरे साल हमने सिर्फ पढ़ने पे फोकस किया, जबकि चेकिंग किस बेसिस पे होगी कि आप लिखते कैसा हो, आपकी कॉपी कितना अच्छे से बोल पाती है, तो वो आपने डेवलप ही नहीं किया। राइटिंग आपकी डेवलप होनी थी साथ साथ, क्योंकि आप क्या हो ये आपकी दो चीजें बताएगी, आप बात कैसे करते हो, कम्युनिकेट कैसे करते हो, और आप लिखते कैसा हो, और तीसरा आप सोचते कैसा हो। ठीक है, आपकी न्यू अप्रोचेस कितनी है, न्यू अप्रोचेस क्या है आपकी सोचने में, और आपकी थिंकिंग कैसी है, आपकी थिंकिंग कैसी है, ये कैसे डेवलप होगा? जैसे जैसे ये आप प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होगे, रैशनैलिटी पर इन्वॉल्व होगे, तब ये तीनों प्रोसेस डेवलप हो पाएगी। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपकी ना तो राइटिंग डेवलप होती है, ना नई अप्रोच डेवलप होती है, ना थिंकिंग डेवलप होती है। ठीक है, ना तो आपका स्टूडेंट लाइफ का मैनेजमेंट हो पाता है, स्टूडेंट लाइफ का मैनेजमेंट नहीं हो पाता, स्टूडेंट लाइफ का मैनेजमेंट नहीं हो पाता। याद करो जरा, देखना आप कितनी बार शादी में गए थे, सर मामा की शादी थी, सर बुआ के बेटे की शादी थी, शादी में गए थे, मोशन चैप्टर चल रहा था, 4 पन्ने छूटे, आपने जो क्लास में पढ़ाए थे, साल खत्म हो गया पर 4 पन्ने वैसे की वैसे छूटे की छूटे रह गए। ना हमने उनको सही करने पर ध्यान दिया, ना कंप्लीट करने पर ध्यान दिया, पूरा साल बीत गया। मामा की शादी में जो 4 पन्ने छूटे थे,
रसगुल्ले के साथ साथ बेटा उसमें ही पोहा दबाओ, ठीक है, वो 4 पन्ने अब फाड़ो, समोसा लो, उस पर दबाओ और रख के खा लो उन पन्ने पे, क्योंकि तुमने पूरा खाली छोड़ दिया है, ठीक है, और वो खाली ही रह जाता है। क्यों खाली रह गया? क्योंकि आपने वो अप्रोच ही नहीं सीखा दोस्त, क्योंकि आपने वो मैनेजमेंट का तरीका ही नहीं सीखा, ठीक है, मैनेजमेंट का तरीका ही नहीं सीखा। ठीक है, चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि नंबर के आधार पे आप खुद को डिवाइड करते जाए। नंबर इज अ बेस ऑफ एजुकेशन, नंबर इज बेस ऑफ एजुकेशन, नंबर इज बेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, नंबर इज अ बेस ऑफ एजुकेशन, ये बना देता है। तीसरा, अच्छे क्वेश्चन या अच्छे डाउट को रेस्पेक्ट नहीं मिलती। अच्छे क्वेश्चन या नंबर्स की बजाय पता है किसी भी क्लास के अंदर नंबर्स की जगह कि 80% लाया 90% लाया, इसकी जगह इस बात को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, इस बात को प्रमोट करना चाहिए, इस बात पे क्लैपिंग होना चाहिए कि किसी बच्चे ने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कितना अच्छा डाउट पूछा है। क्योंकि जितना अच्छा क्वेश्चन, जितना अच्छा डाउट आएगा, ये इस बात का सिम्टम है, ये इस बात का प्रतीक है कि वो बच्चा उस लेवल पर थिंकिंग शुरू कर चुका है और हमारी जीत हो रही है। अगर उसने सोचना शुरू किया है तभी वो अच्छे क्वेश्चन या अच्छे डाउट को ला पाएगा, सोच के थिंकिंग कर पाएंगे। अगर आप सोचोगे ही नहीं तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन, अच्छे लेवल के डाउट आ ही नहीं पाएंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन, अच्छे लेवल के डाउट कभी नहीं आते जनरल एजुकेशन के अंदर, हाँ, लेकिन जब आप थिंकिंग वाली अप्रोच से एजुकेशन करते हो तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और मेरी बात मानना, हमेशा 80, 90, 95, 95, 98% से इंपॉर्टेंट है कि क्लास में आपका कितना अच्छे लेवल का डाउट आया है, क्लास के अंदर आपने कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे हैं, ये हमेशा मैटर करेगा रेदर देन आपने कितने नंबर ऑफ परसेंटेज आया है, ठीक है, कितने परसेंटेज आया। तो नंबर बेस्ड एजुकेशन, मैं नहीं कह रहा हूं कि नंबर बेस्ड एजुकेशन गलत है, बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के अंदर टेस्ट करने का एकमात्र तरीका नंबर्स अभी जो हमारे सामने है, हमारे साथ भी यही था, हमारे पेरेंट्स के साथ भी यही था, आपके साथ भी, और आपके बच्चे जो होंगे उनके साथ भी शायद यही रहे, क्योंकि अभी हमारा देश उस स्थिति में है, उस कंडीशन में है कि हमारे पास एजुकेशन को टेस्ट करने का तरीका सिर्फ नंबर्स ही है। समझ में आया आपको? तो मैं इसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि नंबर लाना गलत है, बिल्कुल ये नहीं कहता हूं, नंबर लाना सही है। नंबर अपने आप में बात बता रहा है कि आपने मेहनत करी, बिल्कुल एकदम करेक्ट है, और जो मेहनत करेगा उसी के नंबर आएंगे। नंबर लाने के चक्कर में ही वो कम से कम कुछ कंसेप्ट क्लियर करेगा, कम से कम वो कुछ बातें पढ़ेगा, कम से कम वो इधर उधर खीखी खुको नहीं करके, ठीक है, आवारागर्दी ना करके, रोड पे 120 की गाड़ी, 120 पर 15 साल की उम्र में गाड़ी ना चलाकर, हुड़दंगा ही ना कर नंबर लाने के चक्कर में ही वो एजुकेशन सिस्टम में अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो वो कंट्रीब्यूट तो कर रहा है, तो ये बहुत बेस्ट मेथड है, बिल्कुल मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन मेरा ये मेथड है कि नंबर के पीछे जो सीबीएसई, जो एजुकेशन सिस्टम आपको सिखाना चाह रहा है, ठीक है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आपको सिखाना चाह रही है, स्किल डेवलपमेंट, मल्टी लैंग्वेज कंसेप्ट, ठीक है, मल्टी लैंग्वेज कंसेप्ट, उसके बाद इंक्लूजन, ठीक है, उसके बाद वैरायटी, डाइवर्सिटी, ठीक है, उसके बाद अलग अलग स्किल्स को आप मजबूत करें, कम्युनिकेशन, लिसनिंग, इस बात को आप मजबूत करें। ये सब चीजें नंबर्स की आड़ में आपको सिखाने का प्रयास है। हर एक लेवल पर, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का हर एक टीचर, छोटे से छोटा टीचर जो आपके आसपास पढ़ा रहा है ना, उस खुद का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस नंबर के पीछे आप ये सारी चीजें सीखें, रेदर देन नंबर लाना इज ए प्राइमरी गोल, बट उसके पीछे जो ये बहुत बड़ा सर्कल है, आपको उस सर्कल का भी ध्यान रखना है। अगर आप उससे अवेयर होंगे, जाने अनजाने चाहे जैसे ही, अगर आप उससे अवेयर होंगे तभी आप उसको कैप्चर कर पाएंगे। समझ में आया? और एक और इम्पैक्ट ये होता है कि आपका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ठीक है, आपका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ना ही आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो पाता है, ठीक है, ना ही आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो पाता है। मैंने देखा है मेरी क्लास में बच्चे, डाउट उनको आता है ना, डाउट उनको आता है, इतना कतराते हैं डाउट पूछने में कि अगर मैंने हाथ उठा के डाउट पूछ लिया, जबकि डाउट अच्छा है, जबकि आंसर्स, कई बार क्वेश्चन देता हूं बोर्ड पे तो आंसर्स निकाल लेते हैं कॉपी में, बट अपने आंसर को बोलने तक में कतराते हैं। इसलिए कतराते हैं, उनके अंदर एक डर है कि यार मैंने बोला तो 4 लोग हंसेंगे। अरे हंसेंगे, जो साथ तुम्हारे बैठे हैं ये कौन से न्यूटन के रिश्तेदार है, ठीक है, सब जनरल लोग ही, सब सोच प्रोसेस से आगे बढ़े और हंस भी लेंगे तो क्या। लेकिन अगर आप दोस्त, अगर आपने आपके मन की बात को आपके क्लास के बाहर नहीं निकाला, ठीक है, और मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, मैं आपके आसपास जो टीचर हैं, जो आपके साथ
वन टू वन कम्युनिकेट कर रहे हैं उनसे, आपके पास बहुत अच्छा एक मौका है, आप उनसे पूछिए, ठीक है। जो भी पढ़ा रहा है व्यक्ति वो निश्चित बहुत अच्छे लेवल पे नॉलेज रखता होगा, तभी आप उसको पढ़ाने आ जाए, ठीक है। तो आप उसको कमजोर ना समझिए, उसको टेस्ट करने की बजाय आप आपके मन के जो सवाल है ना वो उससे रखिए, रेदर देन कहीं से क्वेश्चन लाए उसको टेस्ट करने बैठ गए, ठीक है। वो आपका टीचर है दोस्त, आपसे कम से कम 15 दिवाली 10 दिवाली उसने ज्यादा देखी है, ठीक है। जब आप पैदा नहीं हुए थे ना तब से वो पढ़ रहा है, तो आप कभी भी उससे ज्ञान के लेवल पे compete मत करो, उसको टेस्ट करने मत जाओ, रेदर देन जब उसने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जब उन्होंने आपको कोई थ्योरी दी है, जब उन्होंने कोई आपको फैक्ट बताया है, उससे रिलेटेड आपकी जिज्ञासा ने आपको क्या क्या बोला, ठीक है, आपकी अप्रोच ने आपको क्या क्या बोला, आप उस पर ध्यान दो, ठीक है। वो उनसे रखो और बहुत रिस्पेक्टफुल मैनर में रखो, बहुत तरीके से रखो, सलीके से रखो, ठीक है, क्योंकि ये भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट है और ये भी आपको सीखना है। समझ में आया? तो मुझे ये समझ में आता है इतने इतने देर के लेक्चर के बाद मेरा ये समझ में आता है मुझे कि आपको ठीक ठाक लेवल पर चीजें जो है वो क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, ठीक है सर। तो इंपॉर्टेंट नोट क्या है? इंपॉर्टेंट नोट क्या है? देखो, पहला इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, एवरी वे इज गुड वे, एवरी वे इज गुड वे, इज गुड वे, हर वे एक गुड वे है, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन, टू कंडीशन, ठीक है। क्या बात बोली? हर एक तरीका बेटा सही होता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो तरीके से मैंने आपको यहां बातें बताई, ये जो मैंने आपको बातें बताई, ये तरीके सब गलत हैं, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि समय अनुसार, कंडीशन अकॉर्डिंग आपको बदलाव लाना पड़ता है, ठीक है। ये वे बिल्कुल सही तरीका है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो तो छोटे हैं, उन बच्चों के लिए जो पढ़ते नहीं है, उन बच्चों के लिए जिनको पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो हमारे आसपास के टीचर, आप उनको कम मत समझिए, आपके आसपास के जितने टीचर है वो सब जानते हैं आपको क्या देना है, आपको क्या नहीं देना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई टीचर अभी तक आपको इस वे से पढ़ा रहे थे तो वो सब मूर्ख हो गए, बिल्कुल नहीं। वो उन्हें पता है कि आप इसी तरीके से पढ़ेंगे दोस्त, ठीक है। उनको इस तरह से पढ़ाना उनकी नेसेसिटी थी, वरना आप पढ़ते भी नहीं, ठीक है। आप इस प्रोसेस से दूर जाते, आपको वहां बिठा के रखना, आपको वहां चीजों से जोड़ के रखने के लिए वे बहुत जरूरी था। बट एक बार अब आप चीजों से जुड़ गए हो तो आपको आपके अंदर कोई चेंज लाने की जरूरत है, ठीक है, कोई चेंज लाने की जरूरत है। दूसरा, एवरी टीचर, एवरी टीचर, एवरी टीचर इज ग्रेट, ठीक है, एवरी टीचर इज ग्रेट। हर टीचर जो आपके आसपास है वो बढ़िया है, उसको कभी भी आप टेस्ट करने मत जाओ, ठीक है, उसको आप कभी क्या करने मत जाओ, टेस्ट करने मत जाओ, रेदर देन सिर्फ आप आपके मन के जो डाउट है उसकी क्लैरिटी पर उस पे जाओ, उसका रिस्पेक्ट करो, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आपको मोरल एजुकेशन जो किताबों के अंदर नहीं मिली, जो किताबों के अंदर नहीं मिली, उस मोरल एजुकेशन का भी ध्यान रखना है। सर मोरल एजुकेशन का ध्यान रखना है तो क्या सीरियस हो जाए बस जिंदगी में? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों के साथ दोस्त बन के ही रहता हूँ, ठीक है, बच्चों से 1 to 1 वो सारी बातें करता हूँ। मैं तो ये भी कहता हूँ कि बेटा ऐसी कोई बात हो जो तुम्हें लगता है कि नहीं सर को बता देना चाहिए, न पर आप कतरा रहे हो तो आप बिल्कुल मत कतराएं, बता दें, आपके मन की जो बात है आप बता दें, मैं सुनूंगा बिना किसी जजमेंट। जिस फेज में आप हैं हर टीचर उस फेज से निकला है, ठीक है। तो आप किसी भी टीचर को ये ना समझे कि वो ऐसा है वो ऐसा है, सब बढ़िया है, सब अपनी जगह अच्छे हैं। और अपनी चीजों को बहुत सिंपल रखें, अपने बचपने को बचपने की तरह जिए दोस्त, क्योंकि बचपना भी वापस नहीं आएगा। समझ में आया? तो ये मोरल एजुकेशन मजाक मस्ती के साथ भी चलेगी, ठीक है, बट मजाक आपके टीचर करे रेदर देन आप, ठीक है। इस प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा। टीचर मजाक करे इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके कंधे पे जाकर हाथ रख लें, इस बात में फर्क है, ठीक है। क्लास के अंदर मजाक वो करेंगे, हर तरह के मजाक करेंगे, हर एक्सट्रीम लेवल पे मजाक करेंगे, शायद कई बार ऐसी मजाक भी करेंगे तो आपको लगेगा हो सर ने क्या बोल दिया, बट वो उन्हें पता है कहाँ कितनी बात कैसे करनी है, ठीक है। उस बात के प्रॉस कॉन्स नहीं है, आप सीखें, आप समझें, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए जो वो आपको बताना चाह रहे हैं उसको समझते हुए आगे चले रेदर देन हो हाँ हो करते हुए, ठीक है, और हमेशा उस रिस्पेक्टेड मैनर में चले। लास्ट और इंपॉर्टेंट बात, सर वे क्या होगा, वे अप्रोच क्या होगी? पूरे सर आपने जो है कितने देर का टाइम ले लिया हमारा, सर आपने जो है आप ये जो है लगभग 1 घंटे 4 मिनट से ज्ञान दे रहे हो, ऐसा होता है वैसा होता है, ये नहीं होता वो नहीं होता, बताओ तो सही मालिक करना क्या है? तो दोस्त मैंने आपको फिर बोला था, पहला लेक्चर हमारा हमें आज तक क्या क्या किया है उस बात को समझने के लिए।
अप्रोच और वे, न्यू अप्रोच आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो नई पूरी अप्रोच मिलेगी, कैसे पढ़ना है, क्या तरीके अपनाना है, किस चीज को, किस रूटीन को फॉलो करना है, कितनी बेसिक्स चीजें रखनी है। समझ में आया दोस्त? आप बिल्कुल इस वीडियो को समझने के बाद, मैंने हटाऊं जगह जगह पर आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे, वो समझने के बाद आप ये समझें पहले पूरा वीडियो, इसको समझने के बाद ही आप उस वीडियो पर जाएं। पहले आप समझे तो सही हम कहां लैग कर रहे थे। एक बार आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए फिर हम उस वीडियो पे चलेंगे। समझ में आया दोस्त? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, तो आप खुद के अंदर वो चेंजेस, उस तरफ रेशनल थिंकिंग, कॉम्पिटेंसी, नई अप्रोच की तरफ बढ़ने के लिए आप रेडी हैं दोस्त। अगर आपने 1 घंटा देखा है खुद को, तो इन विचारों को समझा है, खुद की गलतियों पर अगर आप हंसे हैं, ठीक है, खुद की अप्रोच को अगर आपने एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमने भी ये किया है तो क्या हुआ, ठीक है, बड़ी दिलदारी से अगर आपने 1 घंटा मेरे साथ निकाला है तो दोस्त आप बहुत आगे जाने वाले हैं। आप उस नई अप्रोच को सीखने के लिए अपना एक कदम बढ़ा चुके हैं और अब आगे बिल्कुल 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 जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए बिल्कुल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई अप्रोचेस के साथ, नई बातों के साथ। तब तक मस्त रहिए, बिंदास रहिए, गर्मियों की छुट्टी के मजे करते रहिए, आनंदित रहिए और मजे करिए। ठीक है दोस्त, जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर में। बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले ये वीडियो जरूर देखना। ठीक है दोस्त, आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।